आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन पे। जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद उसके पास क्या क्या अधिकार है, इस बात पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर पे आने से पहले दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहला अधिकार देखते हैं पर्सन अरेस्टेड के पास क्या होता है। देखिए, जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उसको पुलिस कस्टडी में लेके जाया जाता है तो पुलिस जब उससे पूछताछ करेगी, इंटरोगेट करेगी अरेस्टेड पर्सन को, तो उस वक्त, ठीक है, दैट मींस ड्यूरिंग इंटरोगेशन उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने स्वेच्छा का, अपने चॉइस का एडवोकेट रख सकता है। क्लियर? तो यहां देखिए पॉइंट नंबर जो फर्स्ट राइट है उसके केस में जो एडवोकेट रखा जा रहा है वो कब रखा जाएगा, तो ड्यूरिंग इंटरोगेशन ही रखा जा सकता है, नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। ठीक है, जब जब पुलिस इंटरोगेट करेगी तब तब ही अरेस्टेड पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपना एडवोकेट रख सकता है चॉइस का। क्लियर? और ये राइट उसको मिला है सेक्शन 41D के अनुसार सीआरपीसी का। क्लियर? अब ये जो दूसरा राइट है वो क्या कहता है, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। ठीक है, अब यहां देखिए क्या होता है कि जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को और अपने कस्टडी में लेती है तो उसके फ्रीडम पे, दैट मींस जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसके फ्रीडम पे उतना ही अंकुश लगाया जा सकता है जितना की आवश्यकता है। ठीक है, यह मतलब हुआ यहां पे कि अंकुश उसके फ्रीडम पे, स्वतंत्रता पे उतना ही लगाया जाना आवश्यक होना चाहिए कि ताकि वह उस पुलिस कस्टडी से या पुलिस की कस्टडी से भाग ना पाए। क्लियर? उससे अधिक का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। और ये जो राइट मिला है अरेस्टेड पर्सन को वो मिला है सेक्शन 49 के अनुसार सीआरपीसी का। अब ये जो तीसरा राइट है जो अवेलेबल है अरेस्टेड पर्सन के पास वो क्या है, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। देखिए 50 और ये जो राइट है राइट नंबर 3, इसके संबंध में हम लोग को देखना होता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अनुसार सीआरपीसी का दो राइट होता है अवेलेबल अरेस्टेड पर्सन के पास। पहला राइट क्या है कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, दैट मींस कि जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है वो किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहा है उसकी जानकारी उसको देगा जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। और दूसरा कि अरेस्टेड पर्सन के पास बेल का भी राइट होता है कि अपने बेल का मांग कर सकता है और उस ग्राउंड पे वो रिलीज हो सकता है। तो जब हम लोग बेल पर, जब यहां शब्द बेल आ गया तो आप ये समझिए कि बेलेबल ऑफेंस में जो बेल दिया जाता है वो दिया जाता है सेक्शन 436 के अनुसार। ठीक है, और बेलेबल ऑफेंस में बेल अरेस्टेड पर्सन को यू कह लीजिए एक्यूज को एज ए मैटर ऑफ राइट अवेलेबल या ग्रांट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल ग्रांट होता है वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन होता है और वो जो बेल ग्रांट का पावर है सेक्शन 437 में, दैट मींस इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यह पावर डिपेंड करता है डिस्क्रिशनरी पावर पे कोर्ट का। क्लियर? दैट मींस कि नॉन बेलेबल केसेस में अरेस्टेड पर्सन बेल के लिए एज ए मैटर ऑफ राइट मांग नहीं कर सकता है। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 438 तो एंटीसिपेटरी बेल है। ठीक है, 439 देखते हैं तो हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है बेल के संबंध में। क्लियर? तो ये कुछ प्रोविजंस थे बेल से रिलेटेड जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया अरेस्टेड पर्सन के राइट के संबंध में। ठीक है, के साथ साथ उस बेल के प्रोविजंस को भी हम लोगों ने कवर अप किया। ठीक है, अब ये चौथा जो राइट है अरेस्टेड पर्सन के पास वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, यहां सब इस्तेमाल है, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट करता है, ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद उसका यह दायित्व बनता है कि जो भी व्यक्ति का नाम नॉमिनेट हुआ है अरेस्टेड पर्सन के द्वारा उस व्यक्ति को अरेस्ट के संबंध में जानकारी दिया जाए। ठीक है, दैट मीन्स कि मानिए यहां पे सबसे पहले यह समझिए कि पर्सन इस्तेमाल हुआ। ठीक है, दैट मीन्स कि अरेस्ट करने वाला व्यक्ति प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, कोई आम नागरिक भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी हो सकती है, पुलिस ऑफिसर तो हो सकती ही है। ठीक है, क्लियर? तो अरेस्टेड पर्सन भी अरेस्ट मतलब प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट करता है और किस प्रावधान के अनुसार अरेस्ट करता है, तो 43 के अनुसार मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है, 44 के अनुसार सीआरपीसी का। ठीक है, तो जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है सेक्शन 50A में। वो कर्तव्य क्या है देखिए कि जो व्यक्ति अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने के बाद अरेस्ट के संबंध में जो नॉमिनेटेड पर्सन है किसके द्वारा नॉमिनेट हुआ है, तो अरेस्टेड पर्सन के द्वारा जो नॉमिनेटेड हुआ है पर्सन उसको अरेस्ट के संबंध में जानकारी देगी। ठीक है, और कौन देगी, तो जो व्यक्ति अरेस्ट कर रही है। ठीक है,
अब आइए जो राइट है, राइट नंबर 5 है वो क्या कहता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के संबंध में अरेस्टेड पर्सन का अधिकार। ठीक है, अब देखिए, जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसको पुलिस कस्टडी में लेके आया जाता है, तो ड्यूरिंग दी पुलिस कस्टडी उसके हेल्थ और सेफ्टी का दायित्व होता है किसके पास, उस पुलिस अथॉरिटी के पास होता है। ठीक है, और अरेस्टेड पर्सन का अधिकार है कि उसका हेल्थ और सेफ्टी सही रह सके। ठीक है, इसके संबंध में वो मांग कर सकता है। और ये जो राइट मिला है हेल्थ एंड सेफ्टी का अरेस्टेड पर्सन के पास या अरेस्टेड पर्सन को, ये मिला है 55A के अनुसार सीआरपीसी का। क्लियर। अब जो नेक्स्ट राइट है अरेस्टेड पर्सन के पास वो क्या है, देखिए कि जैसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसके बाद उस व्यक्ति को आवश्यक हो जाता है मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी पुलिस स्टेशन के समक्ष प्रोड्यूस करना। ठीक है, कहने का यह मतलब हो रहा है कि जैसे व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट करा उसके बाद वो क्या करेगी, तो उसके बाद उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना होगा मजिस्ट्रेट के पास या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी पुलिस स्टेशन के पास, दैट मीन थाना अध्यक्ष के पास। और ये इससे संबंधित जो प्रावधान है वो है 56। ठीक है, सीआरपीसी का। दोस्तों, हर राइट के बाद हम सेक्शन का जिक्र करते हैं, इसलिए जिक्र करते हैं कि कौन सा राइट किस प्रावधान के अनुसार मिला हुआ है, इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते। क्योंकि हर एग्जाम में आप जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ते हो और किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो और उसमें सेक्शन का जिक्र करते हो तो वो आंसर आपका और सटीक हो जाता है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट राइट अवेलेबल है, अच्छा नेक्स्ट राइट पे आने से पहले आप यहां समझिए कि यहां जो कहा गया कि जिस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है उस ग्राउंड का जानकारी उस व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट में था कि अरेस्ट के संबंध में जानकारी दिया जाएगा नॉमिनेटेड पर्सन को। ठीक है, मतलब अरेस्टेड पर्सन ने जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनेट किया है उस व्यक्ति को पुलिस अथॉरिटी जानकारी देगी अरेस्ट के संबंध में। ठीक है, और इसके संबंध में राइट अवेलेबल है अरेस्टेड पर्सन को। अब आइए कि अब देखिए क्या कहता है कि जो नेक्स्ट राइट है कि अब अरेस्टेड पर्सन जो है उसको पुलिस कस्टडी में कितना समय के लिए रखा जाएगा, तो 24 घंटा से अधिक समय के लिए नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अगर 24 घंटा से अधिक समय के लिए पुलिस कस्टडी में रखना आवश्यक है, ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो फर्दर डिटेंशन के लिए मांग कर सकती है। तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 167 सीआरपीसी का। ठीक है, 167 क्या कहता है कि अगर मानी इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर, ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, इसी के संबंध में सेक्शन 167 और 167 के अनुसार ही फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर ग्रांट हो सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सबसे पहला बात कि जब व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट 24 घंटा से अधिक के लिए नहीं रखा जा सकता है। अगर 24 घंटा से अधिक के लिए रखना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आवश्यक है। और तो और पुलिस कस्टडी में 15 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन को अगर 15 दिन से अधिक चाहिए डिटेंशन, ठीक है, तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में होगा। जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब है, जेल। ठीक है, वो भी सर्टेन पीरियड तक जो प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 167 में। तो हम लोग यहाँ इस राइट में रहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि डिटेन नहीं किया जाएगा 24 घंटा से अधिक समय के लिए, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन को। और ये बात 57 में कहा गया सीआरपीसी का सेक्शन 57। और ये जो नेक्स्ट और लास्ट राइट है वो क्या है कि अरेस्ट जब भी होगा तो अकॉर्डिंग टू कोड होगा। अकॉर्डिंग टू कोड का मतलब है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी या फिर अकॉर्डिंग टू अदर लॉ। ठीक है, कहने का मतलब कि अरेस्ट जब भी होगा तो जो भी प्रावधान दिए गए अरेस्ट के संबंध में सीआरपीसी में, उसके बाद किसी अन्य लॉ में अरेस्ट के संबंध में अगर कोई प्रावधान दिया गया है तो उस प्रावधान के अनुसार ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। और इस बात का जिक्र किया गया है सेक्शन 60A में सीआरपीसी का। क्लियर दोस्तों, केस लॉज पे आने से पहले आप ये समझिए कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब कि व्यक्ति के पास अपना लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है और उस अधिकार को अगर इन्फ्रिंज करना है तो वो होगा कैसे, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ठीक है, जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है बाय लॉ उस प्रोसीजर के अनुसार ही वो राइट इन्फ्रिंज होगा जो आर्टिकल 21 के अनुसार दिया गया है।
नॉट अदरवाइज, तो उससे मिलता जुलता प्रावधान प्रोविजन है सेक्शन 60A में सीआरपीसी का। ठीक है, क्लियर, दोनों एक दूसरे से कोरिलेवेंट है। अब ये केस लॉज में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट जो जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है वो अहमियत समझता है केस लॉ का क्या अहमियत होता है। ठीक है, तो हम लोग केस लॉज को भी देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो अरेस्टेड, जब भी अरेस्ट का बात उठेगा तो ये सभी केस लॉज का जिक्र होता ही है। क्लियर, तो सबसे पहला जो केस है वो क्या क्या देखिए, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, दैट मीन्स कि हैंड कफिंग के जो अगेंस्ट राइट मिला हुआ है। ठीक है, ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। अब इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्ति को अरेस्ट किया, यहां हैंड कफिंग देखिए, अरेस्ट किया जाना, अरेस्ट और हैंड कफिंग दोनों में फर्क होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्या कहा कि हैंड कफिंग के अगेंस्ट अधिकार है। ठीक है, क्लियर है पर्सन को, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हैंड कफिंग किया जाता है, दैट मींस हथकड़ी लगाया जाता है, तो यह माना जाता है कि उसका राइट जो उसको मिला है आर्टिकल 21 के अनुसार उसका हनन हो रहा है, उसका इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये किस केस में कहा गया था, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। क्लियर, अब आइए दूसरा जो केस लॉ वो क्या है, दूसरा केस लॉ है टू मीट विथ हिज लॉयर, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रहा है, तो या फिर कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या फिर किसी अपराध का वो एक्यूज्ड है और वो अपने लिए अगर एडवोकेट नहीं रख सकता है, तो इस परिस्थिति में उसको एडवोकेट मुहैया करवाया जाए, इसका भी अधिकार वो रखता है। इसके किस केस में ये बात कहा गया था, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला जो केस देखते हैं और इंपॉर्टेंट भी है, हुस्नरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार का। देखिए हुस्नरा खातून का केस जब भी आएगा तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, लीगल एड का बात जरूर होता है, फ्री लीगल एड का। ठीक है, और फ्री लीगल एड जब बात उठ जाता है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A। देखिए दोस्तों, जब भी लॉ पढ़िए तो को रिलेट करके पढ़िए, आपको आसानी होगा हर प्रोविजन को कनेक्ट करने में। क्लियर, तो पहला केस हो गया हुस्नरा खातून का, दूसरा केस हो गया फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का केस। ठीक है, इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि टू मीट एन एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये अधिकार है। इस केस फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का केस भी इससे संबंधित ही है। क्लियर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट केस लॉ पे आने से पहले आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि यहां दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये समझना। पहला पॉइंट कि अगर मानिए कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को इलीगली अरेस्ट करता है, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो उसके पास इमीडिएट रिलीफ क्या अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस का रिट फाइल करेगा। तो हैबियस कॉर्पस का जो रिट फाइल करेगा वो कहां करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में करेगा आर्टिकल 32 के अनुसार, या फिर हाई कोर्ट में करेगा आर्टिकल 226 के अनुसार। ठीक है, ये तो हो गया इमीडिएट रिलीफ जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास। लेकिन अब यहां जो वायलेट हुआ लॉ पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस पर क्या कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, तो यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इलीगली किसी को अरेस्ट करता है, ठीक है, तो इस आधार पे उसको प्रोसिक्यूट किया सकता है, उस पे सेक्शन 166A का केस बनता है इंडियन पैनल कोड का। क्लियर, अब आइए तीसरे केस लॉ में। तीसरा केस लॉ क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा कि इलीगल अरेस्ट से प्रोटेक्शन अवेलेबल है हर व्यक्ति को, भारत का नागरिक का। ठीक है, तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का किसके संबंध में था, तो इलीगल अरेस्ट के प्रोटेक्शन के संबंध में था। क्लियर, ये जानना आवश्यक हो जाता है। ये था तीसरा केस लॉ। ठीक है, अब आता है चौथे में। चौथा है कस्टोडियल डेथ। अगर मान लीजिए पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति का अगर डेथ हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट लायबल हो जाता है, स्टेट लायबल हो जाता है टू कॉम्पनसेट, ठीक है, टू द विक्टिम या फिर उसके परिवार को। और ये किस केस में कहा गया था, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में सुप्रीम कोर्ट का यह लैंडमार्क जजमेंट था। अब आइए नेक्स्ट है कि अरेस्ट किया जाएगा अगर मान लीजिए किसी
सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, ठीक है, या फिर अरेस्ट अगर होगा तो उसका गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू करा था। किस केस में? डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में, ठीक है। तो अरेस्ट के संबंध में गाइडलाइन इशू सुप्रीम कोर्ट ने करा किस केस में? डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट है केस, तो वो क्या करता है? कॉम्पनसेशन है फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। देखिए, जब भी अगर अरेस्ट इलीगली किसी को किया जाता है तो ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया हम लोग कि उसका क्या माना जाता है कि आर्टिकल 21 का जो उसके तहत जो अधिकार मिला है उसका वायलेशन हुआ है, और उस राइट के वायलेशन को लेके वो कॉम्पनसेशन का मांग कर सकता है। जिस व्यक्ति का अधिकार 21 का वायलेट हुआ है और उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था किस केस में? रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर? अब ये जो आज का लास्ट केस लॉ है वो क्या है? देखिए, यहां कह रहा है कि फेक इनकाउंटर के संबंध में कॉम्पनसेट किया जाएगा जिस व्यक्ति को फेक इनकाउंटर में मारा गया है, ठीक है। तो अब यहां माइंड में एक सवाल उठ जाता है कि फेक इनकाउंटर जो होता है या फिर इनकाउंटर जो पुलिस करती है तो किस प्रोविजन के अनुसार करती है, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इनकाउंटर का जो राइट मिला है पुलिस को वो किस प्रोविजन के अनुसार मिला। आज इतना समझ लीजिए कि सेक्शन सीआरपीसी का 46 में दिया गया है इनकाउंटर के संबंध में प्रोविजन। लेकिन इनकाउंटर जो होता है दोस्तों, हर व्यक्ति का इनकाउंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। इनकाउंटर के केस में अगर किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो वो व्यक्ति उस अपराध का उस पर एक्विजिशन लगना आवश्यक है जो अपराध पनिशेबल है डेथ सेंटेंस से या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, ठीक है। क्लियर? तो यहां पे अगर मानिए कि किसी भी पर्सन को का फेक एनकाउंटर हुआ तो उस पर्सन को या उसके परिवार को कॉम्पनसेट किया जाएगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया किस केस में? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट केस लॉस, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अरेस्टेड पर्सन के संबंध में जो अधिकार है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और उससे संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं सीआरपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके संबंध में हम लोगों ने डिस्कस करा। उसके बाद हम लोग आए केस लॉज में। केस लॉ समझे संक्षिप्त में, ब्रीफ में, कि केस लॉ अरेस्टेड पर्सन को लेके या फिर अरेस्ट के संबंध में जो केस लॉज है सब कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पेनल कोड में, वो हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।